तो आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना है। आपको पूरी मैथ्स की बुक एकदम से दिमाग के अंदर आ जाएगी कि अच्छा क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या चैप्टर के अंदर है। कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके कम से कम 5 से 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज की जो ये वीडियो वो क्लास 10th वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका जस्ट एसएसटी का एग्जाम हुआ है एंड अब आपने मेरी वीडियो पे क्लिक करा होगा, अब आप वीडियो देख रहे होगे। तो दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरी कंप्लीट मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं। क्या बात कर रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी मैथ्स की बुक के अंदर आपके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बनती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे वीडियो थोड़ी लंबी बने चाहे छोटी बने, आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है, क्योंकि दोस्तों वो PDF कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ आपको वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है, एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, कि कहीं कुछ आपने चीज़ स्किप कर दी तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं एग्जाम में, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के 14 चैप्टर पूरे के पूरे सबके हम उस चैप्टर के मेन फॉर्मूलेज या फिर मेन जो भी उस चैप्टर में अगर फॉर्मूले नहीं है तो क्या मेन चीज़ है, क्या उस चैप्टर की थीम है, उसके बारे में सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके कम से कम 5 से 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और आपकी एक ना रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको ये हेल्प करेगा जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे। लास्ट टाइम पे आपको कुछ पढ़ना है, सुबह उठ के एग्जाम वाले दिन पढ़ना है, क्या पढ़ पाओगे, तो आपको ये PDF जो मैं आज प्रोवाइड करूंगा यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। आपको पूरी मैथ्स की बुक एकदम से दिमाग के अंदर आ जाएगी कि अच्छा क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे होने वाला है जो आपकी बुक के अंदर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बस दो ही चीज़ हैं। वो क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में बताना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। दोस्तों आपको पता ही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम सिंपल सी भाषा में मैं बताऊँ तो तुम्हें कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है भाई, तो कंपोजिट नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख सकते हैं। ये चीज बताइए। दूसरा क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कह रहा है कोई भी दो अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना भाई, तो ये वीडियो मत देखो, पहले जाके पढ़ के आओ, उसके बाद ये चीज देखो, क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर उसके बाद आपको बेसिकली। ठीक है, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B, उसके अंदर आपको क्या बोलना है कि AB का HCF मल्टीप्लाई करोगे AB के LCM से, वो इक्वल होगा किसके, A मल्टीप्लाइड बाय B के। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड HCF किसी दो नंबर का मल्टीप्लाइड बाय LCM उस नंबर का इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B, वही दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, तो ये था इसके बीच में इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इससे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऊपर है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको भाई क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है भाई, सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या। दोस्तों आपको पता ही है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होती है, और ये पॉलिनोमियल इन X है। ठीक है भाई, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब हमें इसके बारे में देखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, -B/। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, उससे पूछ लेगा उनके रेशियो, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। दोस्तों आपको पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। एक का नाम रख दिया अल्फा एंड एक का नाम रख दिया बीटा। अब इन दोनों से के साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि अगर हम इन दोनों अल्फा प्लस बीटा को करेंगे तो क्या आएगा, -B/। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, C/A। याद रखना, मेरे सामने अल्फा प्लस बीटा करोगे तो -B/A एंड सेकंड बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो प्लस का लिखेंगे C/A। ठीक है भाई, अब उसके बाद अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो था जिसकी डिग्री कितनी थी, 2, एंड अगर क्यूबिक आ गया इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। दोस्तों 3 डिग्री तो 3 सॉल्यूशन, अल्फा बीटा एंड गामा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो x की वैल्यू जब आप इक्वेशन में उसको पुट करो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर आ जाए।
क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो x की वैल्यू होती है जिस x की वैल्यू को अगर आप पूरे पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे, पूरे हर जगह जहां पे भी x है वहां डालोगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। तो अगर 3 डिग्री है इसकी तो 3 सॉल्यूशन अल्फा, बीटा एंड गामा, तो इन तीनों के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होते हैं। देखो कि जब तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा? माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा करोगे तो कितना आएगा? सी बाय ए। पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस। अल्फा इंटू बीटा गामा कितना आएगा? माइनस डी बाय ए के बराबर आएगा। कितना आएगा? याद करने का तरीका देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, एक बार तरीका मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो क्या है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको रखना है एक बार बी, एक बार सी, ए बी सी के बाद बी के बाद सी, उसके बाद कितना आता है? डी। एक में माइनस, फिर प्लस, फिर एक में माइनस, और नीचे कितना आएगा? ए ए ए। अब बोलोगे भी ये याद कैसे होगा, ये वाला कैसे याद होगा? कुछ भी नहीं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा ही तो पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये इसका हो जाएगा। सेकंड बार में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, तो ये किसके बराबर होगा? प्लस सी बाई ए के। और लास्ट वाले में क्या कर देना है? तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा बीटा गामा इसके बराबर होगा माइनस डी बाय ए के। ठीक है भाई, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे लिखा है। अब दोस्तों इस चैप्टर से जो सवाल बनता है ना, वो भाई मेन सवाल बनता है जब आपको क्या बोलेगा कि आपको सॉल्यूशन दे देगा किसी भी क्वाड्रेटिक के, बोलेगा किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन है, एक x की वैल्यू दे दी और एक x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और दे देगा, बोलेगा इन दोनों की मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करके दिखाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे तो वो बताओ। तो सबसे बढ़िया इसका एक फॉर्मूला आपको किताब के अंदर आपको पढ़ना है, क्या कि हम जीरोस के थ्रू कैसे बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब हमें रूट्स पता है तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, याद रखना, फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना माइनस आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों जो भी सॉल्यूशन आए उन दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों को जोड़ के एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब छोटा सा एक बार सॉल्यूशन में बता देता हूँ, देखो क्या एग्जाम में आ सकता है आपके। जैसे उसने बोल दिया कि लेट्स से अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 3। आपको बोल रहा है कि ये दो आपके पास क्या बोल सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनकी मदद से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें बहुत सिंपल है, क्या करोगे? हमें पता है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कौन सी इक्वेशन होती है? जब हमें रूट्स पता होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 3 कितना होता है? 5, तो कितना आएगा? 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू कितना आएगा? 6। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसका सॉल्यूशन कौन से? जिसके सॉल्यूशन है अल्फा इंटू बीटा, ये। ठीक है भाई, अल्फा और बीटा ये सॉल्यूशन है 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के। तो हमने सॉल्यूशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, और सवाल यही पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालो, उसके लिए हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये था चैप्टर 2 के अंदर जो हमें बस बेसिकली ध्यान रखना है, इससे ज्यादा चैप्टर 2 के अंदर नहीं है, यही मेन चीज है उसके बारे में। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर तो बेसिकली ऐसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं। चैप्टर नंबर 3 में बोलता है कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर सबसे पहले दो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी आनी चाहिए, वो ग्राफिकली कैसे सॉल्व होती है हमें वो पता होना चाहिए। अब वो जो उन सॉल्यूशंस का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे किस किस जगह कट कर रहा है, वो हमारे क्या होते हैं? सॉल्यूशन बताए थे। ठीक है भाई, बट उससे भी मेन भाई इस चैप्टर के अंदर तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्या? पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। कि कोई भी दो इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में, देखो सवाल पता क्या पूछेगा? दो इक्वेशन आपको दे देगा, बोलेगा कि ये दोनों इक्वेशंस क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या पूछेगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि उसके कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कि नो सॉल्यूशन। अब दोस्तों इस वाले केस के अंदर देखो एक सॉल्यूशन मिलता है एंड इस वाले में काफी सारे मिलते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। एंड ये अकेला नो सॉल्यूशन वाला क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। बहुत सवाल बच्चों, बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को इन चीजों में। अब देखो कोई भी दो लाइन है, उनके ग्राफ कैसे रहते हैं एक बार देखना। सबसे पहले या तो उनके ग्राफ कैसे रहेंगे भाई? a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? आपस के अंदर बराबर रहेंगे। मतलब कि जैसे आप मान लेते हैं, मैं दो इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूँ। एक बार एक इक्वेशन लिखते हैं a1x, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। ठीक है, क्या लिखते हैं? a1x, दूसरा b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन मिल गई। अब ना इस इक्वेशन को हम देख के ही बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होंगे, काफी सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
दोस्तों साफ साफ देख के बता सकते, क्या बता सकते हैं हम कि इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम पहले ही बता सकते हैं कि इसके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मतलब कि क्या इसका एक सॉल्यूशन बनेगा, क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, क्या इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वो कैसे बताते हैं देखना। अगर दोस्तों a1/a2 b1/b2 c1/c2, हमें सिर्फ a1 b1 और c1 को ही देखना है और a2 b2 और c2 को देखना। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दोस्तों तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब है हमारी जो लाइंस, जो ग्राफ बनेगा इन दोनों इक्वेशन का, वो क्या बनेगा, एक के ऊपर एक, मतलब लेटा हुआ बनेगा। बेसिकली समझो चिपक के बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, चिपक के। अगर तीनों a1/a2 b1/b2 तीनों के रेशियोज क्या है वो आपस में बराबर हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, सेम बनेगा एक ही लाइन के ऊपर। ऐसा क्यों होगा कि दोस्तों अगर रेशियो सेम आ रहा है, तो समझ ला इक्वेशन भी लेवल क्या होगी, सेम होगी। कॉमन वगैरह लेके इक्वेशन को डिजाइन करोगे तो सेम बनेगी। तो ग्राफ क्या आएगा, एक के ऊपर एक। इसका मतलब भाई ग्राफ एक के ऊपर एक आ गया, तो कॉमन पॉइंट कितने मिल गए, बहुत सारे। इसका मतलब क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब दोस्तों दूसरे केस के अंदर क्या हो गया कि भैया a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, बट कैन नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बोल रहे हैं भैया कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, बट लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं। देखो दोस्तों ये वाला केस, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट b1/b2 इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा भाई, नो सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे भैया याद कैसे रखेगी, ये याद कैसे होगा। देखिए ना दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है इसके बारे में, क्या कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट इसके बराबर c1/c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। सीधी सीधी क्या बात बनती है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा वो लाइन का, वो कट ही नहीं रहा है एक दूसरे से, क्या हो रहा है, कट ही नहीं रहा है, पैरेलल है, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। लाइन क्या बन रही है, पैरेलल ग्राफ बन रही होंगी कि भाई बात स्टार्टिंग के तो a1/a2 b1 के बराबर है, बट बाद वाला नहीं है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल लाइंस। अब आप ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, ये इक्वल है, ये इक्वल का साइन नजर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला इक्वल होगा, बाद वाला इक्वल नहीं होगा। याद रखना मेरे सामने, इनफाइनाइट वाले में दोनों का ग्राफ चिपक के बनता है। इसका मतलब सारे के सारे a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। और इस वाले केस के अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइन वाले में पहला वाला तो बराबर होगा, बट बाद वाला बराबर नहीं होगा, तो उसका मतलब नो सॉल्यूशन बनेगा। एंड तीसरे केस के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन, मतलब जो ग्राफ है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां कर रहा है, एक पॉइंट पे। दोस्तों सीधा सीधा जब ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेगा तो आपको देख रहे हो क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस। इसका मतलब बाकी तो छोड़ो, वो स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। a1/a2 क्रॉस हो जाएगा किसके, b1/b2 के। मतलब स्टार्टिंग वाले ही दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब है वहां क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। कितना आएगा, वन सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सीधी बात, अगर सारे बराबर है तो क्या होगा भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर पहले वाला बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं है, तो कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, जिसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब ग्राफ की जो लाइन से वो क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस वाले केस के अंदर अगर फ्रंट वाला ही बराबर नहीं है, मतलब यहाँ क्रॉस बन रहा है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दैट विल बी यूनिक। एक सॉल्यूशन आएगा जो क्या होगा, यूनिक होगा। बात समझ आ रही है भाई आपको। ये चैप्टर 3 के अंदर बस ये है, सवाल यहां से बन जाता है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम बनती है और इसके अंदर दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा लो एल्जेब्रिकली, दूसरा ग्राफिकल मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। ये सारे आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है, तो बाकी वर्ड प्रॉब्लम आपको लगानी है। बट इस चैप्टर में जो याद रखने वाली चीज है वो है यही कि इसे हमें समझ के रखना है और हमें इसे आगे अपने एग्जाम में एप्लीकेबल करना है और पढ़ के जरूर जाना है। कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होती है बहुत ज्यादा कि भाई कौन कहाँ पे क्रॉस आना है, कहाँ पे क्रॉस नहीं आना। तो इसको दोस्तों एक बार ना फटाफट फ्लो चार्ट बता देता हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ याद रखना है कि दोनों ग्राफ कैसे बन रहे हैं, चिपक के बन रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे बराबर। दूसरा ग्राफ क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन वाला। पैरेलल लाइन वाले का मतलब है कि पहला वाला तो बराबर होगा, दूसरा वाला बराबर नहीं होगा। क्रॉस वाला मतलब एक सॉल्यूशन, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही क्रॉस लग जाएगा, a1/a2 b1/b2 के ही बराबर नहीं होगा, बाद वाला की बात नहीं करेंगे। चलो भाई, ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। वहां पे पॉलिनोमियल था, यहाँ पे कितनी है, इक्वेशन। ठीक है भाई दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दिया है होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है कि
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हमें पढ़ना गया है भैया, पहले तो ये सवाल आया कि भैया पढ़ना गया, इसके अंदर याद क्या रखा था फॉर्मूले के तौर पे क्या। सबसे पहली बात तो आपको इसके सॉल्यूशन पता होने चाहिए, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे, पहला मेथड क्या है भाई आपके पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म से निकाल सकते हैं सर। मिडिल टर्म को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। इसमें 2 नंबर को जोड़ने पे, मिडिल वाला मल्टीप्लाई करने पे एंड से वाले करीबन आने चाहिए। एंड दूसरा मेथड होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो उसमें याद रखने वाला प्रोसेस है ये कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा एक्स की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या बोला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है फॉर्मूला, एक बार फटाफट लिख के दिखाता हूं दोस्तों आपको कि कोई भी अल्फा और बीटा हमें निकालना है तो कैसे निकालना होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है भाई। अब इसको थोड़ा ना छोटे ढंग से याद करो, कैसे याद रखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, माइनस बी प्लस माइनस डी रूट ओवर डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। अब बोलोगे दोस्तों ये डी क्या होता है, सर डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब दोस्तों इसका नेचर एग्जाम में बहुत आता है कि इसके नेचर के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो आपको नेचर जरूर पढ़ के जाने, बाकी मैं पढ़ाता हूँ इसके अंदर क्या है नेचर। ठीक है भाई, देखते हैं फटाफट दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किससे आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। कितने रूट्स बनेंगे इसके, 2 रियल रूट्स बनेंगे। कितने रियल रूट्स बनेंगे, 2 रियल रूट्स। क्या बोला इसने, ग्राफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 रियल रूट्स होंगे। अगर 0 के बराबर आ गई, अगर ये जो रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है सर बेसिकली जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, रूट्स होंगे जो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं सर, इसका सेम टू सेम हमारे इक्वल रूट्स आएंगे। क्या बोला मैंने कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो 2 अलग अलग रूट्स, अगर 0 के बराबर आ गई तो कितने रूट्स होंगे भाई, तो इक्वल रूट्स होंगे। कितने होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। बात समझ आ रही है। ग्राफ लगभग समझ लो, जब 0 के बराबर होगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जिसका मतलब है दोनों के दोनों आंसर क्या है, वही उसी पॉइंट पे है। ठीक है भाई, उसके बाद एक केस बनता है कि सर अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 0 से कम आ गई। भाई अगर 0 से इसकी वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई, तो इसका मतलब उसकी कोई भी रियल रूट नहीं बनेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वही ना आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा, जब रूट के अंदर 0 से छोटा टर्म आता है तो हम उसको आयोटा वगैरह का कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्म बन जाते हैं तो आयोटा वगैरह का प्रोसेस लगता है। कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप, वो पढ़ेंगे हम बाद में। बट अभी तुम्हारे केस के अंदर क्या है कि अगर 0 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 अलग अलग रूट्स, 0 के बराबर है तो सेम रूट्स, 0 से कम है तो नो रियल रूट्स। बात समझ आ रही है। ये था चैप्टर 4 के अंदर, और चैप्टर 4 के अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसके नेचर याद रखना कि नेचर क्या होता है। ठीक है भाई, अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स, अगर बराबर है तो 1 रियल सॉल्यूशन, 1 तो नहीं बोलेंगे, इक्वल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या होंगे, इक्वल सॉल्यूशन। और 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 रियल सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ बट। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। एपी का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बट लेकिन सवाल बहुत अच्छे बनते हैं इस चैप्टर से। 2 फॉर्मूले चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ने हैं। जनरल टर्म आपको एपी की पता होनी चाहिए, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये सब ना आपको याद नहीं करना, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है ना तो ये सब याद करने की बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों मेरे ऑफलाइन में जितने ही बच्चे हैं भाई, उन्हें कोई किसी को याद नहीं कर रहा, सारी चीजें डिराइव करके सिखाई, कैसे कोई फॉर्मूला डिराइव हुआ है, सारी ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया था, ये वाला भी करके दिखाया है, दोनों के दोनों फॉर्मूले डिराइव करके दिखाए हैं। अगर आपको हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना है तो भाई अब हमारे चैनल क्या बोलते हैं, चैनल के अंदर एड्रेस आ जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं चैनल को, और उसके थ्रू हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जुड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पे भी नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या होगा, सारी वीडियोस रेगुलर टाइम पे डलेंगी एंड सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे एक साथ करके। तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड जो भी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है वीडियो पे कमेंट भी कर दो। हो गया होगा, मैं काफी टाइम मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ना है एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला पढ़ना है। दोस्तों Sn बराबर कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड ए दूसरा जनरल टर्म का क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई,
सबसे बेसिक बात कि इसके अंदर एपी कोई भी क्या होती है, एपी लिखी कैसे जाती है भाई, देखना एपी लिखने का प्रोसेस होता है, क्या होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये डी टर्म क्या होता है, डी एक ऐसा फिक्स्ड नंबर होता है हर एक पूरी सबके बीच में, हर नंबर के बीच का क्या होता है, फिक्स्ड नंबर होता है जो नंबर के आगे जुड़ता है। ठीक है भाई, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस से फाइंड कैसे करा जाता है कि कोई भी अगर आपकी एपी लिखी है A1 A2 A3, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर दो, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर दो, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस, अगवाड़े में से पिछवाड़ा माइनस कर दो भाई। ठीक है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करोगे, जो नंबर तुम्हारा अगर दोनों 2-3 बार आपने किसी भी एपी में करके देखा, किसी भी सीरीज के अंदर करके देखा, अगर वो नंबर सेम आ रहा है कि अगवाड़े वाले से पिछवाड़ा वाला माइनस करते हो और वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका वो सीरीज क्या है, एपी है एंड बिल्कुल एपी फॉर्म करती है। ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ने थे, एन वाला पढ़ना था एंड सम वाला कि कुछ नंबरों तक का सम कितना होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार फटाफट डिवीजन करके देख लेते हैं कि भाई क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, an रिपीट कर लो भाई मेरे साथ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका है, जनरल टर्म का है। अब भाई Sn के लिए क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला अलग तरीके से लिखते हैं, दैट इज n/2, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं a प्लस में a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हो an-1 इंटू डी क्या दिखाई दे रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं an, तो n/2 a प्लस में an। देख सकते हो दोस्तों, आपकी एक और हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल जाता है कि अगर हमें करना है Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर बोल सकते हैं nth टर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हैं। चलो भाई, ये हो गया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इतना ऐसा चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर दोस्तों कोई फॉर्मूला ऐसा बेसिकली है नहीं, थ्योरम्स है, 5 थ्योरम्स है बेसिकली जो आपको पढ़नी है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले। एक वीडियो जल्दी आने वाली, इसमें ट्रायंगल्स के सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन दोस्तों एक ही वीडियो में दे दूंगा और एग्जाम में जो आएगा उसी वीडियो से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब देखना इसमें कितने थ्योरम्स है इसके अंदर भाई, मतलब 5 थ्योरम है। पहली थ्योरम किसको बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो थ्योरम 6.1 क्या बोलती है, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है भाई, कि अगर किसी एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, तो जो अदर 2 लाइंस होंगी वो किसमें होंगी, सेम रेशियो के अंदर डिवाइडेड होंगी। ऐसे ही थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, पांचों की पांचों थ्योरम दोस्तों आपको पढ़ लेनी है। ये पढ़ के इनका जो भी प्रूफ आपको डिमांडेड है वो प्रूफ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाली तो लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ना मेरे साथ यही आ सकता है या फिर इसका कन्वर्स पूछ लेगा, बाकी यही आना। पीपीटी तो 110% लगभग मार्क है कि एग्जाम में आएगी तो ट्रायंगल से ये तो जरूर आएगी। ठीक है भाई, चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम्स है, कोई फॉर्मूला है, ऐसा है कोई चीज नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगा था मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है। 5 थ्योरम से 5 थ्योरम आपकी रिवीजन हो जाएगी एंड टाइम पे। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 3 से 4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही दोनों फॉर्मूले बनते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कि लेट्स से अगर आपका पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे लगा दो रूट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे लगा दिया रूट। मेरे साथ साथ बोलोगे तभी दोस्तों याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। ठीक है भाई, वीडियो को 2x पे लगा लो या 1.75x पे लगा लो, जिससे कि क्या होगा, फुल स्पीड में एक बार रिवीजन तो हो जाएगी मेरे साथ साथ। ठीक है भाई, अब आते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। दोस्तों ये तो था कि 2 पॉइंट्स का, अब बोला जा रहा है कि अगर एक पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है 0,0 है, दूसरा पॉइंट क्या है कहीं पे x1 y, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। एक कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, d बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, d इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं दोस्तों नीचे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक लाइन को किसी एक पॉइंट ने m/n में डिवाइड कर दिया है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1 एंड x2 y2, एंड एक पॉइंट ने m/n में डिवाइड कर दिया है, तो आप बताएं कि इस वाले कोऑर्डिनेट की
कितनी वैल्यू होगी। तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो m को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस x से, m को करेंगे x से, n को करेंगे इधर वाले x से। ठीक है भाई, देखो कुछ नहीं करना। अगर मान लो लेट सपोज आपके सामने एक लाइन है एंड आपको बोल दिया जाए एक पॉइंट है यहाँ पे, इसने इनको m रेशियो n में डिवाइड कर दिया, तो इस m को पकड़ के इस वाले x से मल्टीप्लाई करना है एंड इस वाले n को पकड़ के इस x से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ के लिख देना है। उसके बाद फिर अगर नीचे, उसके बाद क्या करना है, नीचे y में लिखना हुआ तो क्या होगा, x के लिए m मल्टीप्लाई बाय x1, इस m को उठाया इस x2 से होगा एंड n को उठाया इस x1 से, n को उठाया इस x1 से और नीचे m प्लस n लिख देना है। क्या लिख देना है, नीचे m प्लस n, दोनों रेशियो को जोड़ देना है। तो वही देखो दोस्तों यहाँ पे करा हुआ है, अगर x के लिए निकालना है तो m को करेंगे x2 से मल्टीप्लाई x1 से और नीचे लिख देंगे m प्लस n। सेम तरीके से अगर y निकालना होगा तो m को करेंगे y2 से, m को करेंगे इधर वाले y से, n को करेंगे इधर वाले y से और नीचे दोनों को m प्लस n करके जोड़ के लिख देंगे। तो ये था दोस्तों इसका सेक्शन फॉर्मूला पूरा का पूरा। अब आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर किसी भी लाइन को, एक लाइन है आपके पास में, कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, आपसे पूछ दिया इसका मिड पॉइंट कितना होगा। कुछ नहीं करना, x का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x वालों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, x का। ऐसे ही y का निकालोगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना। ये तुम्हारे x एंड y के क्या होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट होने वाले। तो ये हो गए दोस्तों अभी तक हमारे 7 चैप्टर्स में ये ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। और इस वाले चैप्टर के अंदर में भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो उसको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है भाई, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, बेसिकली इससे पहले पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है, ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हाइट मतलब परपेंडिकुलर p अपॉन में h cos थीटा होता है, b अपॉन में h tan थीटा होता है, p अपॉन में b cot थीटा होता है, b अपॉन में b sec थीटा होता है, h अपॉन में b एंड cosec थीटा होता है, h अपॉन में p। ये था दोस्तों, ठीक है। साइन थीटा किसकी वजह है, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है भाई, cosec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मैंने यहाँ लिखा होगा कि अगर भाई cosec थीटा को उल्टा करके लिख दोगे तो क्या होगा, साइन थीटा, एंड sec थीटा को उल्टा करके लिख दोगे तो क्या होगा, cos थीटा, cot थीटा को उल्टा करके लिख दिया तो tan थीटा। मतलब सबके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, इन सबके बराबर होते हैं। दो और जो रेशियोज याद रखने हैं कि भैया कभी भी अगर हम साइन थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा से तो क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। क्या करता है, साइन थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा से तो क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। कैसे आया भैया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h। कितनी होती है, p अपॉन h। इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे कितना से, b अपॉन h से। किससे करेंगे, b अपॉन h। h से h कटा, कितना आ गया, p अपॉन b। अभी p अपॉन b किसके बराबर होता है, p अपॉन b बराबर होता है tan थीटा के, इसलिए किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है भाई, देख सकते हो आप ये वाली चीज यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखी तो है ही। ठीक है, एंड उसके बाद मेन चीज दोस्तों, ये आइडेंटिटीज आपको काफी सारी याद रखनी है कि 3 आइडेंटिटीज मेन हमें पढ़नी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड उसके बाद tan स्क्वायर थीटा, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे याद रखो दोस्तों, SC ST बड़ा C छोटा सी, इन सब का कर दो स्क्वायरिंग, इसकी कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन sec स्क्वायर थीटा, एक बार साइन इस्तेमाल कर लिया तो अब क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस, एक में प्लस बाकी सब में माइनस, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बड़ा सी इट मींस cosec आएगा, cosec बड़ा होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 आइडेंटिटी थी। इसके बाद एक आइडेंटिटी से आप बना सकते हो बाकी 2 और पार्ट जो कि इन्होंने यहाँ बना रखे हैं कि साइन स्क्वायर, जब हम cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करके 9 आइडेंटिटी यहाँ से बन जाएगी, बट आपको बेसिकली 3 याद रखोगे, बाकी 3 4 आप डिराइव कर लोगे। एंड ये चार्ट आपका मेन बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, ये चार्ट आपका क्या हो गया, मेन काफी ज्यादा। आगे बढ़ गए हम चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे चार्ट याद रखना है। इस चार्ट के अंदर क्या है दोस्तों, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता दें। 0 डिग्री पे कितनी होगी, 30 पे कितनी होगी, 45 60 90। ध्यान रखना सारी वैल्यूज कितनी, 0 30 45 60 90
सबसे पहले आपको साइन की याद करनी है, बाकी सारी अपने आप याद हो जाएगी। 0 पे कितनी होती है 0, 90 पे 1, फिर नीचे 1, बीच में 1/√2, 1/2 एंड √3/2। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसका उल्टा 1 से उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 1 से 1, फिर √3 से √3/2, 1/2 से 1/√2, 1/2 से 1/2, 0 का 0। उसके बाद बाकी सारे आप देख सकते हैं। और ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करनी। अभी तक अगर तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो अभी तक तो लर्न कर ली होगी, पूरे साल मैथ पढ़ी है भाई, फिर तो लर्न कर ली। अगर दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपने पूरी देखी ना, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप देख सकते हैं हमने कितनी जल्दी चैप्टर 8 चैप्टर तक जितनी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीजें बनती है सब कवर कर लिया। इसका मतलब अब तुम्हारा एक ओवरव्यू तुम्हें पूरे हाफ मैथ का 8 चैप्टर हो गया, लगभग तो आधी मैथ का तो ओवरव्यू मिल गया। फटाफट जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बाकी चैप्टर्स भी निपटाते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं 110% बोल रहा हूँ आपके बहुत सारे मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो तो जरूर देखना, ठीक है भाई। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जिस लाइन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट यहाँ से बोलते हैं। अब दोस्तों दो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों का क्या मतलब होता है, सबसे पहली बात एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो आपकी आंख से बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो ये जो लाइन आपकी और मेरे यहाँ पे बन रही है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इस लाइन से मैं ऊपर देखूंगा तो इट मींस ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं नीचे देख रहा हूं तो इसका मतलब वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना भी ऊपर देखोगे वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना भी नीचे देखोगे वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आ रही है भाई। अब बढ़ते हैं, बस चैप्टर में इतना ही है, कोई फॉर्मुला नहीं, सारे फॉर्मुले ट्रिग्नोमेट्री वाले लगेंगे तो आपको वो याद रख लोगे तो ये चैप्टर भी आराम से पूरा बन जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, सर्कल्स में। सर्कल्स के अंदर ज्यादा कोई फॉर्मुला नहीं है, बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस क्या होता है भाई, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। बाउंड्री से बाउंड्री तक की दूरी, एक ऐसी लाइन जो बाउंड्री से बाउंड्री हो थ्रू द सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। एंड इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, रेडियस को होता है आर। एंड एक फॉर्मूला होता है डी बराबर आर प्लस आर। दो रेडियस, एक रेडियस ये रहा, एक दोनों रेडियस को मिलाने से क्या बनता है, डायमीटर बनता है। एक होती है टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके बाहर से जाती हो। ये भाई सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती है वो लाइन, जिस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। और सीकेंड क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कट करते हुए जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं। कॉर्ड क्या हो गया, एक वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल्स की दो बाउंड्रीज से बनता है, ठीक है भाई। चलो अब दो थ्योरम, हाँ दो थ्योरम तो रह गई भाई। इसके अंदर दो थ्योरम्स आपको पढ़नी है। सबसे पहली बात की टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल रहा है कि किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी टेंजेंट जो जाती है, हम टेंजेंट बन जाएगी, लेट्स सपोज टेंजेंट ही मान लो भाई इसे, ठीक है। टेंजेंट रेडियस टेंजेंट वाले पॉइंट पे जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे जो बनाएगा वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या बोल रहा है समझना, किसी भी एक सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट जाती है तो रेडियस से जब वो उस पॉइंट को हम जोड़ा जाता है तो वो जो रेडियस होता है वो क्या बनाता है, उस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट किसी पॉइंट ऑफ सर्कल पे इस परपेंडिकुलर वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस होती है। 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती, बेसिक सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है, किसी एक बाहर के पॉइंट से किसी सर्कल पे जो भी दो टेंजेंट डलेगी वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, आपस के अंदर बराबर होंगी। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, की वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं, इतना ही था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मुले आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर की भाषा में लिखना है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। पेरीमीटर आपको पता है ये कितना होता है, ये तो बहुत बेसिक है। सर्कल और सेमी सर्कल का तो मेन जो आता है वो किसका आता है, क्वाड्रेंट का पढ़ लो। क्वाड्रेंट का क्या होता है, सर्कल का एरिया का चौथाई हिस्सा, मतलब कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेंट का, किसका, क्वाड्रेंट का एरिया। अब दोस्तों रिंग का एरिया कैसे निकाला जाता है, मैं रिंग का एरिया एक बार समझा देता हूं आपको कैसे निकाला जाता है। देखना भाई बेसिक से, याद कुछ नहीं करना, सारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कि अगर एग्जाम में आ गया कि ये जो रिंग है इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए करोगे क्या, कुछ नहीं भाई, एक है हमारा बड़ा रेडियस आर और एक है हमारा छोटा रेडियस आर, ठीक है भाई। बड़े वाले जो सर्कल है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर आप छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आपको रिंग का एरिया नहीं मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूं कि अगर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से आपने छोटे वाले सर्कल का एरिया बाहर माइनस कर दिया तो क्या आपको ये वाला एरिया नहीं बचेगा, बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ भी मत करो, पाई आर, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया लिखो, पाई आर स्क्वायर
में से माइनस कर दो छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। पाई पाई जब यहां से कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा, तो हो गया पाई पाई। ठीक है, तो पाई पाई कॉमन आ गया तो पाई कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या बनता है, लास्ट में फॉर्मूला बनता है पाई आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। तो ये दोस्तों फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पे देखो यही लिखा है कि पाई आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। तो ये बनता है इसका रिंग का फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, याद रखोगे तो भूल जाओगे। डिराइव कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों आपको पता है पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री के लिए जब हमारा एंगल पूरा है 360 डिग्री पूरा, तो उसके लिए सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल के लिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो भैया अगर मैं बात करूं इतने से एरिया की, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं कि अगर मेरे को भैया सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 1 डिग्री के लिए भैया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। बोलोगे कैसे आया, यार याद करो अपना बचपन, जो तुम बचपन में करते थे। अगर 10 चॉकलेट 50 रुपए की है, तो एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए क्या करते थे, इस 10 को डिवाइड करते थे ना इससे, इतना आता था। तभी तो 5 रुपीज आता था कि 10 चॉकलेट 50 के, तो एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए 10 को डिवाइड करते थे। तो मैंने भी क्या करा, 360 डिग्री अगर पाई आर स्क्वायर एरिया बनाती है, तो 1 डिग्री एरिया कितना, 1 डिग्री कितना बनाएगी, पाई आर स्क्वायर बाय 360। बट मुझे 1 डिग्री थोड़ी चाहिए, मुझे तो थीटा कितना एंगल कवर हो जाए, तो थीटा कवर करने के लिए थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो थीटा से मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा, कितना होगा, दोनों जगह मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो कितना भी एंगल निकालना हो किसी भी सेक्टर का, तो कैसे निकलेगा, थीटा मल्टीप्लाई में 360 डिवाइड में पाई आर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कितना, थीटा मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी क्या, पूरा सेक्टर का एरिया। वही चीज यहाँ पे पीछे लिख रखी है, किसी भी सेक्टर का अगर हम एरिया निकाला है तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और ऐसे ही सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट के एरिया के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों। हाँ, सेगमेंट का एरिया की बात करते हैं। सेगमेंट का एरिया आएगा कभी एग्जाम के अंदर कि भैया हमें सिर्फ ये वाला एरिया बताओ, और यही पूछेगा मैक्सिमम टाइम कि ये वाला है। कुछ नहीं करना, पहले सेक्टर का एरिया निकालोगे बड़ा सा, सेक्टर का एरिया निकालने के बाद ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर दोगे। मतलब कि सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो बचेगा कितना भैया, नीचे का ये वाला एरिया। ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा तो नीचे का वाला एरिया बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो वो माइनस कर देंगे तो हमारा वो बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बाकी की चीजें भी पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूले सारे मैंने इस वाले पीडीएफ के अंदर डाल रखे हैं। चैप्टर 11 होता है हमारा खत्म। चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर थोड़े बहुत फॉर्मूले बनते हैं। ये इस वाली जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। अगर मैं इस सारे के सारे समझाने बैठा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं समझा नहीं रहा। साफ सीधी बात, आप ध्यान रखते हैं क्यूबॉइड के बारे में सारी एक इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है। तो आप क्या करें, क्योंकि एग्जाम टाइम है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, ज्यादा लंबा बनेगी तो आप सब देखोगे भी नहीं और आपका मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। क्योंकि दोस्तों समझना इस 3 दिनों में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में ये याद रहे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर बसा के रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल बनेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको दिक्कत ना हो। इसलिए वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की क्या वॉल्यूम होती है, सर्कल सिलेंडर की क्या होती है, कोन की क्या होती है, स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, और ये 6 ही हैं जो इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दोस्तों 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 से 4 फॉर्मूले हैं। मीन का बनता है, मीडियन का बनता है एंड हमारा मोड का बनता है। सीधी बात देखो दोस्तों, मीन निकालना हो, अगर किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना है, कलर बदल लेते हैं, दिख नहीं रहा है इस पे, ग्रुप्ड डाटा का हमें मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना, एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, कुछ नहीं करना, सारा जो एफ आई और एक्स आई का टेबल बना दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, किससे, सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हो। उसमें एज्यूम्ड वाला जो मीन होगा उसके अंदर एफ आई डी आई अपॉन एफ आई जोड़ देना है। डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए माइनस जो करते हैं वो होता है। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है भाई, ये वाला जो कि मे बी शायद तुम्हारे इस बार सिलेबस से कट है या फिर जो भी है, हमने तो पढ़ा दिया है बच्चों को इस यहाँ पे। बाकी अगर कट है तो मत पढ़ो, नहीं कट है तो पढ़ लो। बाकी ये वाला सवाल भी एज्यूम्ड मीन मेथड बहुत सही है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आता है मोड। मोड कैसे निकलते हैं? मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो मेरे साथ एक बार यहाँ पे लिख ले भाई। ठीक है, क्या है मीडियम मोड का फॉर्मूला? कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड में H। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अब क्या है ये फॉर्मूला दोस्तों? याद रखने का तरीका देखो कितना सिंपल सा है। 10/2102, क्या बोल रहा हूं, 10/2102 L के साथ H2। क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना है। 10/2102 L के साथ H2। फॉर्मूले को राइन से याद करोगे तो दोस्तों फॉर्मूला होगा। आपसे पूछेगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या जवाब, सॉरी मोड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या जवाब दे, आपको जवाब देना है सर मोड पूछेगा 10/2102 L के साथ 2H2। L के साथ 2H2, मेरे साथ रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी यहां तक, ध्यान दो एक बार फटाफट। क्या बोल रहा हूं, 10/2102 L के साथ H2, 10/2102 L के साथ H2। अब याद रखना है कुछ नहीं, F1 माइनस F S माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो 10/2102 L के साथ H2। रिपीट करो भाई, घर में मम्मी को लगी क्या सर पढ़ा रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं। 10/2102 L के साथ H2। ठीक है भाई, ये था फॉर्मूला किसका। ठीक है भाई, अगर फॉर्मूला ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट भी करना है भाई कैसी लगी ट्रिक। ठीक है भाई, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है भाई L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू मैच। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रखना डायरेक्ट। L प्लस कितना होता है N/2 माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय H से याद रखो। मीडियन का अनग्रुप डाटा के लिए कितना होता है, अगर N और नंबर है तो कितना करना है कि ऑब्जर्वेशन का मिडिल नंबर होगा। अगर जो ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो क्या ऑड है तो उसका मतलब मिडिल नंबर यूज का आंसर होगा। अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो उसका मतलब मिडिल वाली जो टर्म्स है, दो मिडिल वाली टर्म्स है उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो। जो भी मिडिल की दो टर्म्स है उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वही वाली टर्म क्या होगी, मीडियन होगा। लास्ट चैप्टर बट नॉट लीस्ट, चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्या बोल रहा है चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्या है चैप्टर नंबर 14 के अंदर भाई, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या जरूरी है, एक फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर खत्म होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहली बात कार्ड में पढ़ने पड़ेंगे भाई, कार्ड इसमें जरूरी है। कार्ड के अंदर आपको चीजें पढ़नी है कि स्पेड होता है, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है हर्ट। क्या होता है भाई, एक होता है स्पेड, एक क्लब, एक हर्ट, एक डायमंड। 4 डायरेक्शन 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, SCDH क्या होता है, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। ये दोनों लाल कलर के होते हैं, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। पहला किंग क्वीन जैक एस 10 कार्ड्स होते हैं, किंग क्वीन जैक एस 10 कार्ड्स, किंग क्वीन जैक एस 10 कार्ड्स। ठीक है भाई, किंग क्वीन जैक एस 2 से लेकर 10 तक, किंग क्वीन जैक एस। अब दोस्तों किंग वाले पे, क्वीन वाले पे और जैक वाले पे, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये तीनों के ऊपर आपने देखा हो गड्डी के अंदर जब भी वो गड्डी होती है उसके अंदर इन सब पे फेस बने होते हैं, तो इन तीनों पे फेस बने होते हैं इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो पूरे 52 कार्ड्स के अंदर कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड ये वाले, 3 फेस कार्ड ये वाले, 3 फेस कार्ड ये वाले, 3 फेस कार्ड ये, तो 4 या 12 टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, टोटल होते हैं, जो कि आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ब्लैक में फेस कार्ड कितने हैं, 6 ही ब्लैक में फेस कार्ड है, तो 6 अपॉन टोटल 52। ठीक है भाई, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में याद रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, उस वाले इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं कि वो तो पक्का श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट बोल दो या फिर श्योर इवेंट बोल दो। अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी एक प्रोबेबिलिटी की सच दैट पी हो, हाँ ये तो बेसिक सी बात बता रहा है कि अगर किसी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बराबर या बड़ी या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। The probability of any event is greater than or equal to 0 or less than equal to 1 एंड बीच में। ठीक है भाई, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, बराबर भी, एंड 1 के बड़ी छोटी हो सकती है और इक्वल भी।
तो ये थी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में एक भाई किसी भी हर एक इवेंट का जो सम होता है, एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना आता है 1। आपने एक डाइस को 6 बार फेंका तो 6 बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सम सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब दोस्तों किसी भी इवेंट की कोई, वैसे मान लो किसी ने टॉस एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद बोलता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी। दोस्तों दो ही चीजें हो सकती है, तो टेल आ सकता है तो हेड आ सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे तो वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी इवेंट का दूसरा इवेंट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम भी कितना होता है, 1 होता है। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है, 1। कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये थी पूरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर है। तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक हमने कंप्लीट एक बार रिवीजन, सारे फॉर्मूलेज की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो पढ़ने चाहिए हमें लास्ट दिन के टाइम पे एंड एग्जाम से कुछ देर पहले, वो सब हमने एक बार में रिवीजन कर दिया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है दोस्तों कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है और पढ़ना कैसे। दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर आपने वीडियो देखी नहीं है, सीधा लास्ट में आए हो तो वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी इनको लर्न कैसे करना है। ठीक है भाई, वीडियो देख ली है तो इसके बाद आपको पीडीएफ को क्या करना है, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। जैसे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, उसको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, तो बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पीडीएफ को पाओ एंड फिर पढ़ना स्टार्ट करो। एंड दोस्तों मुझे पता है कि आप अपने एग्जाम के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ मैं भी करने जा रहा हूँ। अभी तो ये वीडियो डालिए, इसके बाद जितनी भी वीडियो बन सकेंगी वो सारी वीडियो एग्जाम से पहले डालने की कोशिश करूंगा एंड एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। एंड वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या जो मैंने पूरी पीडीएफ बनाई है इतनी देर लगा के, इतनी देर बैठ के, क्या आपको पीडीएफ अच्छी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या क्या नहीं, क्या आपको पढ़ाया हुआ समझ आया है नहीं, सारी चीज़ों के बारे में एक बार बता दो कमेंट के अंदर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हम जितनी भी नई वीडियोस लेके आएंगे इस चैनल के ऊपर आपको हर एक वीडियो मिलेगी एजुकेशन से रिलेटेड। जितनी भी वीडियो हो सकती है, आपको करंट न्यूज़ के बारे में बताया जाएगा, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके बारे में, 6 से लेकर जितने भी पूरी बड़ी क्लासेस है 11 12 तक, 9 10 11 12 सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को कर देना है ऑल पे, जिससे सारी की सारी वीडियो आपके कहाँ तक पहुंच जाए, दरबार तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।